गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंसियर एडुटेरिया। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर हमारा 8 होगा। इसके पहले हम लेक्चर 7 तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लेक्चर 7 तक जो पढ़ा है उसमें से जो आज हमको टॉपिक पढ़ना है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में, वो भी ऐसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के विषय में हमने पढ़ा था, और फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री के विषय में पढ़ा था। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यह है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें से हम टॉपिक पढ़ेंगे लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर में पढ़ाई की है, वो हमारे ये इतने लेक्चर जो हैं इन पर हम इन पर फोकस कर चुके हैं। तो पहला हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें fx dx प्लस fy dy इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन हमने देखे हैं। दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम कभी y में लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, कभी x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कभी कभी हमको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिए जाते हैं जो हम जिनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि पहले हमको उनको थोड़ा सा उनमें से चेंजेस परिवर्तन करके, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन बना करके उनको पहले हम लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद में उसके हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। और ये हो गया हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अगला हमने पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ा था वो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 टाइप का था, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ते थे इसका सॉल्यूशन लिखते थे इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल टू c लिखते थे। इसमें हम y को एज ए कांस्टेंट मानते थे और इसमें फ्री फ्रॉम x लिखते थे। ये वाला भी टाइप हमने पढ़ा। उसके बाद हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन पढ़ने के बाद में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, ddxi ऑफ y f1 x कामा y अपान में कितना हो जाएगा f2 x कामा y। तो इस काइंड के जो हमने पढ़े थे उनको हमने नाम दिया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट था लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं थी, डिग्री एक से ज़्यादा थी। उसके बाद में हमने क्लायरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। क्लायरेट्स फॉर्म जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता था px प्लस एफ ऑफ p। ये इस तरीके का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, हमने क्लायरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा। उसके बाद में हमने ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े जो कि रिड्यूस करने योग्य थे, यानी जो रिड्यूसिबल थे क्लायरेट्स के फॉर्म में, यानी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन मेक करने के बाद में हम उसको क्लायरेट्स फॉर्म में चेंज करने के बाद तब उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। तो हमने इतने 8 टॉपिक पर फोकस किया है अभी तक। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला इसमें टॉपिक, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पर्याप्त रूप से पढ़ रखा है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इतने सारे टॉपिक्स पर फोकस किया है और इतना हमारा जो है टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से इतना एनफ होता है। तो हम अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम फोकस करेंगे वो है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने बताया भी था, सबसे पहले जब हम पढ़े थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी और दूसरा होता है पार्शियल। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम आज लेक्चर नंबर 8 में यही पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है और उसका जो पहला
टॉपिक है या पहला आर्टिकल कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो हमने चूंकि पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें प्रतिभाग करने वाले जो डेरिवेटिव होते हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उसमें केवल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होते हैं। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू k डेवर u अपॉन डेवर y। ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ पर, डेवर 2f अपॉन डेवर x2 प्लस डेवर 2f अपॉन डेवर y2, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डेवर 2f अपॉन डेवर z2। अब ये दोनों जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने लिखे हैं, तो ये दोनों पार्शियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहले वाले एग्जाम्पल में u है, u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x कामा y दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि f हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट हुआ है, जबकि x कामा y कामा z ये तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें न केवल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रतिभाग करते हैं, बल्कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं जो हमारा आज का आर्टिकल है। यहाँ पर हम अभी ऑर्डर फर्स्ट ही पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ेंगे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ेंगे। तो पहला है लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर स्मॉल p कैपिटल P होगा प्लस यहाँ पर स्मॉल q कैपिटल Q होगा इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। इस तरीके का जो फॉर्म होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कैपिटल P लिख दें बाद में स्मॉल p लिखें, यहाँ पर पहले कैपिटल Q लिख दें बाद में स्मॉल q लिखें। तो यहाँ पर कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R। इस टाइप का जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म PP प्लस QQ इज इक्वल टू R इज कॉल्ड, यहाँ पर लिख देंगे लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हम जान लेते हैं PQR क्या होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हियर PQ कामा R आर द फंक्शंस ऑफ x कामा y कामा z। यानी जो PQR यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, वो सब x कामा y कामा z के फंक्शन होंगे। x के भी केवल x का भी फंक्शन हो सकता है, x y का भी फंक्शन होता है, x y z का भी फंक्शन हो सकता है। यानी हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते, बशर्ते इसको जनरल रूप में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर PQR जो प्रयुक्त हुए हैं वो सबके सब x y z के फंक्शंस हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म के विषय में जान लेते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन अगर करेंगे, इस लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो हमारा जो इस तरीके का, और यहाँ पर एक बात और जान लेने वाली है, यहाँ पर जो स्मॉल p होगा, स्मॉल p जो होगा वो होगा डेवर z अपान डेवर x, और यहाँ पर स्मॉल q जो होगा वो होगा डेवर z अपान डेवर y। यानी जहाँ पर हम स्मॉल p हमको मिलेगा तो हम उसको
डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स ही लेट करेंगे, और जहां स्मॉल क्यू होगा उसको हम ये मान लेंगे कि वो डेवर जेड अपॉन डेवर वाई ही लिखा हुआ है। तो a partial differential equation of the form PP plus QQ is equal to capital R, where P is equal to dever Z upon dever X and small q is equal to dever Z upon dever Y is called Lagrange's linear partial differential equation, where P, Q and R are the functions of X, Y, Z। तो ये तो डेफिनेशन हुई Lagrange's linear partial differential equation की। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर अगर हम करेंगे तो इनके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमको कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट होगा कि कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी हैव टू राइट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कोई भी हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया गया है, अगर वो इस रूप का नहीं है तो सबसे पहले हम इस फॉर्म का उसको लिख लेंगे। अब दूसरा स्टेप जो हमारा होता है, दूसरा स्टेप जो होता है, हम लैग्रेंजीज यहाँ पर एक बात जान लेने वाली है कि लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, यहाँ पर दूसरी स्टेप में हम लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे। लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होते हैं, dx अपान में p होता है इज इक्वल टू dy अपान में q होता है इज इक्वल टू dz अपान में r होता है। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजीज इक्वेशंस। ये लैग्रेंजीज इक्वेशंस इनको कह सकते हैं, लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन कह सकते हैं, दोनों बातें हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट में किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि फर्स्ट ऑर्डर का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूप में पहले हम लिखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद में अगला स्टेप जो होगा उसमें हम लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड जो होगा, हम अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज करके यहाँ पर ये जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 रेशियो हमारे पास हैं, अब इन्हीं रेशियोज को अलग अलग लेकर के उनमें अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज करके 2 सॉल्यूशन हम प्राप्त करेंगे। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो उसको हम u1 मान लेंगे, पहले वाले सॉल्यूशन को हम u1 मान लेंगे, यानी कि u1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x, y, z। और इसी तरीके से इसको u मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम v मान लेंगे। v को मान लेंगे यहाँ पर फाई ऑफ x, y, z। इस तरीके से हम 2 इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करके, और स्टेप नंबर जो हमारा लास्ट वाला होगा, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। या तो हम u इज इक्वल टू फाई ऑफ v लिख दें, या फिर v इज इक्वल टू फाई ऑफ u लिख दें, या फिर हम इसको फाई ऑफ u v इज इक्वल टू 0 लिख दें, या फिर यहाँ पर हम इसको f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम f1 f2 मान लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ u इज इक्वल टू, जब हम इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो u इज द फंक्शन ऑफ होगा हमारा x y z का कोई फंक्शन होगा, और v भी हमारा कोई फंक्शन होगा। तो सॉल्व होने के बाद में हमारा u और v इस टाइप से आएगा। उसके बाद में हम जब फाइनल जो रिजल्ट हम लिखेंगे, यानी फाइनल आंसर लिखेंगे, वो या तो हम u इक्वल टू फाई ऑफ v के रूप में लिखेंगे, या v इक्वल टू फाई ऑफ u के रूप में लिखेंगे, या फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे, या f ऑफ u v इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। जैसा भी ऑप्शन में होगा वैसा हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पर f ऑफ के रूप में है तो हम f ऑफ के रूप में लिखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो टोटल प्रोसीजर है वो ठीक से क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि ये तो हमारे स्टेप हुए, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रोसीजर होता है वो ठीक से क्लैरिफाई नहीं होता।
तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर YZP पहला क्वेश्चन दिया गया है, YZP प्लस 2XQ इज इक्वल टू XY। यहाँ पर ये हमको इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हमारे पास है, हियर P इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास YZ और Q इज इक्वल टू, Q को छोड़ देंगे, कैपिटल Q की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो स्मॉल q को छोड़ देंगे तो जितना रेस्ट पार्ट होगा वो कैपिटल Q हो जाएगा और R इज इक्वल टू XY हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा dx अपान p होता है इज इक्वल टू dy अपान q होता है इज इक्वल टू dz अपान कैपिटल R होता है। यहाँ पर dx हम लिख देंगे, अपान में p का वैल्यू कितना है yz इज इक्वल टू dy। यहाँ पर q का वैल्यू कितना है 2x, यहाँ पर है dz अपान में कितना हो जाएगा xy। अब हमारे पास 3 रेशियो प्राप्त हुए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले वाले 2 रेशियो को ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 रेशियोज, अगर हम 2 पहले वाले रेशियो लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा dx अपान yz इज इक्वल टू dy अपान 2x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस x को इधर ले आएंगे तो x dx हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ठीक है, फर्स्ट 2 नहीं, इससे नहीं हो पाएगा हमारे पास, नहीं तो एक वेरिएबल ज्यादा बच जाएगा। हम यहाँ पर पहले वाले रेशियो को और थर्ड वाले रेशियो को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेते हैं तो हमारे पास dx अपॉन yz इज इक्वल टू dz अपॉन xy, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू z dz। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग इट देन वी गेट एक्स स्क्वायर अपान 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर अपान 2 मिलेगा। और हम कांस्टेंट भी ऐसा जोड़ेंगे कि इन्हीं फॉर्म का हो, यानी कि हम यहाँ पर c1 अपान 2 जोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा c1। तो इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा ये, यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाले को ले लेते हैं, यानी कि लास्ट 2 रेशियोज को यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लास्ट 2 रेशियोज देन वी गेट, हमारे पास कितना मिलेगा, dy अपॉन में 2x, यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमारे पास, dz अपॉन में हो जाएगा xy, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2dz। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2z और हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ देंगे c2 अपॉन 2। इस तरीके से कांस्टेंट हम जोड़ देंगे। तो जैसे हम कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4 4z और प्लस c2, यानी कि y स्क्वायर माइनस का 4z इज इक्वल टू c2। इसे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेंगे। अब हमारे पास इधर भी एक फंक्शन आ गया है हमारा, ये भी फंक्शन है जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर f1 ऑफ x u इज इक्वल टू आएगा हमारा f1 ऑफ x कामा y कामा z और v इज इक्वल टू हमारा आएगा वो भी f2 ऑफ x कामा y कामा z। तो हमारा पहला फंक्शन जो है ये भी एक फंक्शन है x y z का, दूसरा x y z का है। तो हम जो फाइनल सॉल्यूशन लिखने वाले हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की सहायता से हम जब फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो उन 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के रूप में, चूंकि यहाँ पर f ऑफ करके आंसर में दिया गया है तो इसलिए हम इसको हम
एफ ऑफ करके लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कामा वाई स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनल आंसर ऐसे ही लिखते हैं एफ ऑफ यू कामा वी इक्वल टू 0 या फाई ऑफ यू कामा वी इक्वल टू 0। यहाँ पर u का वैल्यू हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और v का वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 4z। तो इस तरीके जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे ये हमारा फाइनल आंसर है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कामा वाई स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में देखने से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितने आंसर पहले में है और तीसरे में है, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4z यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व डेवर जेड अपान में डेवर एक्स, आगे लिखा है tan x और यहाँ पर लिखा है प्लस का डेवर जेड अपान में डेवर वाई, यहाँ पर लिखा है tan y इक्वल टू कितना लिखा है tan z। अब चूंकि हम जानते हैं डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स इसको हम क्या लिख लेते हैं स्मॉल p, और डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल q। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा p tan x प्लस यहाँ पर हो जाएगा q tan y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan z। अब ये हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर p का वैल्यू है tan x, हम कंपैरिजन करेंगे, q का वैल्यू है tan y और r का वैल्यू है tan z। अब हम क्या करने वाले हैं, लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस ये हम लिख देंगे। यहाँ पर लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है dx अपान p, लेकिन p का वैल्यू कितना है tan x, यहाँ पर है dy अपान q, q का वैल्यू है tan y और इसी तरीके से dz अपान r है, r का वैल्यू है tan z। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को टेक कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। तो जब टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा dx अपॉन tan x और यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन tan y। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot x dx इक्वल टू हो जाएगा cot y dy। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर cot x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन cot y dy। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इधर तो बन जाएगा log sin x, क्योंकि cot x का होता है log sin x, इधर हो जाएगा log cot y। अब हम इधर जोड़ेंगे, log के ही टर्म में कांस्टेंट जोड़ देंगे तो log हम c1 जोड़ देते हैं यहाँ, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा log sin y। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा log c1, ये हो जाएगा sin y। log m प्लस log n बराबर हो जाता है log mn। अब हम log को रिमूव कर देते हैं तो sin x अपान में कितना हो जाएगा sin y इक्वल टू c1। तो एक तो हमारा यहाँ पर इसे इक्वेशन हम फर्स्ट अलॉट कर देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट अलॉट कर देंगे। अब इसी इक्वेशन में हम लास्ट टू रेशियोज को टेक कर लेते हैं। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लास्ट टू रेशियोज, टेकिंग लास्ट टू रेशियोज देन वी हैव, हमारे पास कितना मिलेगा dy अपान में कितना है tan y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dz अपान कितना हो जाएगा tan z, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा cot y dy इक्वल टू ये हो जाएगा cot z dz। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग देन वी गेट कितना हो जाएगा log sin y इक्वल टू हो जाएगा log sin z प्लस कितना हो जाएगा log c2। अब इसमें भी हम थोड़ा log की प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा sin y इक्वल टू कितना हो जाएगा z, यहाँ पर हो जाएगा c2 sin z, यानी कि sin y अपॉन sin z इक्वल टू c2।
इतना हमको मिलेगा। तो ये एक सोल्यूशन हमारा ये आ जाएगा, इसे सेकंड मान लेंगे। अब हम दोनों को एक साथ लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। ये है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, ये है v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन एक्स अपान में कितना बन जाएगा, साइन वाई कामा, यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई अपान में कितना बन जाएगा, साइन जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ साइन एक्स अपान साइन वाई कामा साइन वाई अपान साइन जेड। तो इसमें ऑप्शन में देखने से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन एक्स अपान साइन वाई कामा साइन वाई अपान साइन जेड, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में पढ़ा। उसका पहला पार्ट हमने पढ़ा लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके 4th स्टेप हमने जाने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे सॉल्व किया जाता है, और आंसर को कैसे लिखा जाता है। और कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं वो फाई ऑफ करके दे देते हैं, फाई ब्रैकेट के अंदर लिखा होता तो हम वहाँ पर फाई का यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है v इक्वल टू यहाँ पर u ऑफ करके फाई ऑफ u करके दे दिया जाता है। तो ये ऑप्शन के ऊपर है कि वो ऑप्शन किस प्रकार से छपे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भ्रम की स्थिति नहीं पालनी है। जैसा ऑप्शन में दिया होगा हम वैसा आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर इस तरीके के आप और लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।